हेलो एवरीवन, तो आज मैं ही इस सो फ्लर्टी मांगा की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि एक प्लेबॉय लड़का क्विन को उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए पूछता है। इस पर क्विन उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, पर बाद में यूफेंग और उसके दोस्तों से क्विन को पता चलता है कि वो लड़का ठीक नहीं है। वहीं क्विन को दूसरों की पढ़ाई में मदद करते देखकर यूफेंग क्विन से कहता है कि वो अब से सिर्फ उसे ही पढ़ाएगी। और जब क्विन यूफेंग को पढ़ा रही थी तब यूफेंग के दोस्त लीजियांग की बेवकूफ़ी की वजह से क्विन को यूफेंग के डेस्क पर एक मैगजीन दिखती है, जिसकी वजह से वो यूफेंग से बहुत गुस्सा हो जाती है और लीजियांग के बार बार सफाई देने पर भी नहीं मानती है और यूफेंग को इग्नोर करना शुरू कर देती है। बास्केटबॉल कोर्ट में यूफेंग क्विन को प्यासा देखकर उसे एक नई अनसील्ड पानी की बोतल ऑफर करता है, पर क्विन यूफेंग की तरफ देखती भी नहीं है। ये देखकर यूफेंग उस पानी की बोतल को क्विन को पकड़ाकर उदास होकर वहां से चला जाता है। तो इससे आगे की कहानी में यूफेंग को इस तरह से वहां से जाते हुए देखकर क्विन के दोस्त एंके क्विन के पास आती है, और अब तक भीड़ में खड़े हुए सभी लोग धीमे धीमे आपस में क्विन के बारे में बातें करने लगे थे। ये देखकर एंके क्विन से कहती है कि ये सब कुछ बोरिंग है, इसीलिए अब वापस क्लासरूम में चलते हैं। वहीं ये सब कुछ देखने के बाद लीजियांग थोड़ा दूर खड़ी हुई क्विन की तरफ देखते हुए अपने दोस्त जीरुई से कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो सिर्फ एक मैगजीन ही तो थी और ब्रदरियो ने उस मैगजीन पर सिर्फ एक बार अपनी नजर ही तो डाली थी, तो फिर वो लड़की इस इतनी छोटी सी राई जितनी बात का पहाड़ क्यों बना रही है। और जब ब्रदरियो ने लुलू के सामने उस मैगजीन को देखा था तो लुलू को तो इसमें कोई परेशानी नहीं हुई थी। लीजियांग की बातें सुनकर जीरुई उससे कहता है कि तुम लुलू को हमारी न्यू क्लासमेट के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। लीजियांग, क्या तुम एक इडियट हो? लीजियांग से ऐसा कहने के बाद जीरुई गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर लीजियांग उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, भला इसमें मैं कैसे गलत हूँ। लीजियांग की बात सुनकर जीरुई उसे जवाब देता है कि लुलू और हमारी लिटिल क्लासमेट सिर्फ देखने में ही एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटीज भी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। इसीलिए अब तुम मुझे बताओ कि उन दोनों में कौन सी बात एक जैसी है जो तुम्हें लगता है कि अगर लुलू को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है तो क्विन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरुई की बातें सुनकर लीजियांग जल्दी से उसके पास जाता है और फिर थोड़ा नर्वस होकर जीरुई से पूछता है कि तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ब्रदरियो और हमारी लिटिल क्लासमेट इस सब के बाद फिर से एक दूसरे से बात करने लगेंगे। इस पर जीरुई लीजियांग को जवाब देता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जीरुई का जवाब सुनकर लीजियांग बहुत घबरा जाता है और फिर हैरान होकर जीरुई की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या, लेकिन उनके बीच फिर से सब कुछ ठीक क्यों नहीं होगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। लीजियांग की बातें सुनकर जीरुई उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफों की तरह बातें करना बंद करोगे। ऐसे कहकर जीरुई लीजियांग की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि जब तक हमारे न्यू क्लासमेट और ब्रदरियो एक दूसरे के आसपास रहेंगे तब तक ऐसी बातें होती ही रहेंगी। हाँ, अगर हमारी न्यू क्लासमेट जरा भी हमारे जैसी होती तो शायद कभी न कभी ब्रदरियो और उसकी बन भी जाती, लेकिन वो हमारे जैसी नहीं है, इसलिए अगर अगली बार कोई मैगजीन नहीं भी होगी तब भी किसी और चीज को लेकर उसके और ब्रदरियो के बीच अनबन हो ही जाएगी। इतनी देर तक जीरुई की बातों को ध्यान से सुनने के बाद लीजियांग उससे कहता है कि तुम्हारी बातों की सेंस तो बन रही है, ठीक है तो तुम आगे बोलो। फिर जीरुई कुछ सोचते हुए लीजियांग से कहता है कि क्योंकि ब्रदरियो और हमारी न्यू क्लासमेट की पर्सनैलिटीज शुरुआत से ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसीलिए अगर वो चाहते हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक रहे तो इसके लिए उन दोनों में से किसी एक को तो बदलना ही होगा। भले ही हमारी न्यू क्लासमेट देखने में सॉफ्ट मिजाज की लगती है,
लेकिन वो उनमें से नहीं है जो आसानी से अपना चीजों को देखने का नजरिया और वैल्यूज को बदल दे। जीरोई की बातें सुनकर लीजियांग को भी याद आता है कि जब उसने क्विंक्विन के आसपास मंडराकर क्विंक्विन को यह समझाने की कोशिश की थी कि इस सब में यूफेंग की कोई गलती नहीं थी और वो यूफेंग को गलत समझ रही है, तब क्विंक्विन ने उसकी एक नहीं मानी थी। लीजियांग इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी जीरोई उससे कहता है कि ब्रदर यू की तो तुम बात ही मत करो। ऐसे कहकर जीरोई लीजियांग की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि हम दोनों ब्रदर यू के साथ इतने लंबे टाइम से है, लेकिन क्या तुमने आज तक ब्रदर यू को अपनी गलती मानते हुए या फिर माफी मांगते हुए देखा या सुना है? जीरोई की बातें सुनकर लीजियांग उससे कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो और मैं तो ब्रदर यू को अपनी गलती मानते हुए देखना इमेजिन भी नहीं कर सकता। वहीं हाई स्कूल की बिल्डिंग में जाने पर एंकी किसी बात को लेकर बहुत खुश और एक्साइटेड थी और वो बार बार क्विंक्विन से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही थी कि क्विंक्विन प्लीज मुझे बता दो, मैं ये बात जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी और को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर क्विंक्विन उससे कह रही थी कि एंके, मैं तुम्हें सच में इस बारे में नहीं बता सकती हूँ। पर एंकी क्विंक्विन की बात नहीं मान रही थी, इसीलिए एंकी के बार बार इतना फोर्स करने की वजह से क्विंक्विन बहुत तंग हो जाती है और फिर एंकी से कहती है कि इस बात में दूसरों के प्राइवेट मैटर इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं तुम्हें सच में इस बारे में नहीं बता सकती हूँ और अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताती हूँ तो मैं अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ दूंगी, इसीलिए मेरी बात को समझो। क्विंक्विन की बातें सुनकर एंकी थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर क्विंक्विन से कहती है कि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ठीक है। ऐसा कहकर एंकी वहां से जाते हुए क्विंक्विन से कहती है कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत होता है या तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा, ठीक है? इस पर क्विंक्विन भी यूफेंग की दी हुई पानी की बोतल को अपने साथ ले जाते हुए एंके से कहती है कि ठीक है। फिर एंके को बाय कहकर क्विंक्विन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर आने लगती है, पर यूफेंग पहले से ही सीढ़ियों के पास खड़े हुए क्विंक्विन और एंके की बातें खत्म होकर क्विंक्विन के ऊपर आने का इंतजार कर रहा था। इसीलिए जैसे ही क्विंक्विन उसके पास पहुंचती है तो यूफेंग क्विंक्विन से पूछता है कि तो अब बताओ कि तुम किस तरह के प्राइवेट मैटर की बात कर रही थी। पर अचानक से वहां पर यूफेंग की आवाज सुनकर क्विंक्विन काफी शॉक्ड हो जाती है और हैरानी से यूफेंग की तरफ देखती है। यूफेंग को अपने सामने ऊपर सीढ़ियों पर खड़े हुए देखकर क्विंक्विन बहुत हैरान थी, पर वो फिर भी यूफेंग की बात का कोई जवाब नहीं देती है और ना ही उससे कोई बात करती है। वहीं क्विंक्विन को अपनी तरफ देखते हुए देखकर यूफेंग हल्का सा मुस्कुराते हुए क्विंक्विन की तरफ देखता है और फिर क्विंक्विन के पास आने लगता है। ये देखकर क्विंक्विन यूफेंग की दी हुई उस पानी की बोतल को यूफेंग की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहती है कि मैंने इस बोतल से थोड़ा भी पानी नहीं पिया है, इसीलिए तुम इस बोतल को वापस ले सकते हो। पर क्विंक्विन की ये बातें सुनकर यूफेंग बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर क्विंक्विन से अपनी नजरें फेरते हुए अपने मन में कहता है कि तो अब तुम मुझसे कोई भी लेना देना नहीं रखना चाहती हो, इसीलिए तुम सबसे पहले हमारे बीच बाउंड्रीज सेट करके सब कुछ क्लियर करना चाहती हो ताकि लव या हेट दोनों ही चीजें बिल्कुल साफ साफ हो जाए और इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये सारी बातें सोचकर यूफेंग क्विंक्विन के पास आने लगता है, पर यह देखकर क्विंक्विन थोड़ा घबरा जाती है और फिर अपनी आंखें बंद कर देती है। पर जैसे ही यूफेंग क्विंक्विन के पास पहुंचता है तो क्विंक्विन अपनी आंखें खोल देती है और फिर थोड़ा पीछे हटते हुए यूफेंग से दूर हो जाती है। क्विंक्विन यूफेंग को अवॉइड करते हुए यूफेंग के चेहरे की तरफ देखती है और फिर अपने मन में कहती है कि वो बॉक्सिंग मैच वाले दिन भी इसी तरीके से बिहेव कर रहा था और उस दिन भी मुझे उसे देखकर डर लग रहा था। यूफेंग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर क्विंक्विन बहुत घबरा गई थी,
इसीलिए वो पीछे हटते हटते दीवार के पास पहुंच गई थी। तभी यूफेंग कुनकुन के पास आकर अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखता है और फिर कुनकुन से कहता है कि तुमने सोचा कि तुम मेरी दी हुई पानी की बोतल वापस लौटा दोगी ताकि फिर तुम पर मेरा कोई एहसान ना बचे। क्या तुम ये सोच रही थी? पर अचानक से इस तरह से यूफेंग को दीवार पर अपने दोनों तरफ हाथ रखे देखकर कुनकुन बहुत घबरा गई थी। इसीलिए उसने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर दी थी। ये देखकर यूफेंग अपने एक हाथ को दीवार से हटाकर अपनी पॉकेट में डाल देता है और फिर कुनकुन से कहता है कि इसके अलावा तुमने इस वजह से अभी तक उस बोतल में से थोड़ा सा भी पानी नहीं पिया। यूफेंग की ये बात सुनकर कुनकुन अपनी आंखें खोलकर हैरानी से यूफेंग की तरफ देखने लगती है और फिर उससे कहती है कि क्या। ऐसा कहकर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि क्या उसने मुझसे ऐसा पूछा कि मैंने अभी तक पानी क्यों नहीं पिया। ये सोचकर कुनकुन फिर से उस पानी की बोतल को यूफेंग की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में इस बोतल में से पानी नहीं पिया है। पर कुनकुन की ये बात सुनकर यूफेंग उससे कहता है कि तो तब एक घूंट पानी पी लो। अचानक से यूफेंग की ये बात सुनकर कुनकुन हैरान हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या। इस पर यूफेंग कुनकुन से कहता है कि मैंने कहा कि थोड़ा सा पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर यूफेंग की ये बात सुनकर कि जब तक कुनकुन पानी नहीं पीती है तब तक वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा, ये सुनकर कुनकुन बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है और वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है। इसीलिए वो गुस्से में यूफेंग का नाम लेते हुए उसे वैन यूफेंग कहती है। पर कुनकुन को अपना नाम लेते हुए सुनकर यूफेंग कुनकुन के और पास आ जाता है और फिर उससे कहता है कि जब तुम मेरा ऐसे नाम लेते हो तब तो मेरा और भी मन करता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ना जाने दूं। तभी कुछ स्टूडेंट्स वहां से गुजरते हुए यूफेंग को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या अभी भी इस तरह के आवारागिरी करने वाले लड़के यहाँ पर है। तभी एक और स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो सोचा कि ये स्कूल बहुत अच्छा है। उन स्टूडेंट्स की बातें सुनकर कुनकुन यूफेंग को धक्का देकर वहां से जाने लगती है, पर तभी यूफेंग कुनकुन को पकड़कर उसे वहां से जाने से रोक देता है और फिर कुनकुन को फिर से अपने आगे छुपा देता है। पर वहां से जाने की कोशिश में कुनकुन से वो पानी की बोतल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी यूफेंग पीछे की तरफ मुड़कर घूर कर उन स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और फिर उनसे पूछता है कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स सीढ़ियों से नीचे खड़े हुए थे और क्योंकि यूफेंग कुनकुन के आगे खड़ा हुआ था इसीलिए उन स्टूडेंट्स को कुनकुन का चेहरा दिखाई नहीं देता है। पर यूफेंग का चेहरा देखकर वो सभी यूफेंग को पहचान जाते हैं, इसीलिए वो घबराते हुए यूफेंग को सॉरी कहकर जल्दी से वहां से चले जाते हैं। वहीं उन सब के जाने के बाद कुनकुन यूफेंग से अपनी बाजुएं छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे कहती है कि वैन यूफेंग मुझे जाने दो। पर यह सुनकर यूफेंग कुनकुन के करीब आकर उससे कहता है कि ताकि तुम यहाँ से भाग सको, लेकिन जब पहले मैंने तुम्हें वार्निंग्स दी थी तब तुम क्यों नहीं भागी। यूफेंग की ये बात सुनकर कुनकुन थोड़े गुस्से में यूफेंग से कहती है कि तब मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। पर यूफेंग से ऐसा कहने के बाद कुनकुन थोड़ा घबरा जाती है और फिर बिल्कुल चुप हो जाती है। वहीं कुनकुन की ये बातें सुनकर यूफेंग उदास हो जाता है और फिर कुनकुन से कहता है कि ओह, तो सिर्फ इसीलिए कि तुमने उस मैगजीन को देखा इसीलिए तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। इस पर कुनकुन यूफेंग की बात का कोई जवाब नहीं देती है और यूफेंग से अपनी नजरें फेर लेती है। पर कुनकुन की आंखों में आंसू देखकर और उसे दुखी देखकर यूफेंग कुनकुन की बाजुएं छोड़ देता है और फिर कुनकुन से थोड़ा दूर होते हुए उससे कहता है कि तो अब तुम मुझे एक बैड गाय समझती हो। ऐसा कहकर यूफेंग अपना सिर उठाकर कुनकुन की तरफ देखते हुए थोड़ी भारी और डरावनी आवाज में कुनकुन से कहता है
कि इसीलिए तो अब तुम मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहती हो। यूफेंग का सवाल सुनकर क्विंक्विन घबरा कर अपनी आंखें बंद करते हुए नहीं में अपना सर हिलाकर यूफेंग को जवाब देती है और फिर अपनी आंखें खोलकर अपने मन में कहती है कि नहीं। फिर यूफेंग क्विंक्विन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा हूँ? एक मन लगाकर पढ़ाई करने वाला, हर काम को करने में मोटिवेटेड रहने वाला, एक आज्ञाकारी, समय पर पहुंचने वाला, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। यूफेंग की बातें सुनकर क्विंक्विन यूफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि ऐसा नहीं है। यूफेंग से ऐसा कहने के बाद क्विंक्विन अपने मन में अब तक यूफेंग के सभी मुस्कुराते हुए चेहरों को याद करते हुए अपने मन में कहती है कि मैं बस ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि वो सभी क्लीन और प्योर सी मुस्कानें जिन्हें देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं चमचमाती हुई धूप को सेक रही हूँ। जो इंसान उस तरीके से मुस्कुरा सकता है तो वो इंसान उस तरह की डर्टी मैगजीन्स को कैसे पढ़ सकता है? ये सब सोचकर क्विंक्विन यूफेंग के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। तभी यूफेंग उदास होकर क्विंक्विन से कहता है कि क्विंक्विन, मुझे माफ करना, पर मैं कभी भी एक डिलिजेंट, मोटिवेटेड, ओबीडेंट और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट नहीं था। पर अचानक से यूफेंग को उसे लिटिल क्लासमेट कहने के बजाय क्विंक्विन कहकर बुलाते हुए सुनकर क्विंक्विन थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है कि क्विंक्विन। तभी यूफेंग एक कड़वी सी मुस्कान के साथ क्विंक्विन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं उस तरह का इंसान हूँ जो क्लासेस स्किप करता है, फाइट करता है, स्मोक करता है और क्लब्स में भी जाता है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। यूफेंग क्विंक्विन से कहता है कि तुम्हें तो ये बात तब से पता होनी चाहिए थी जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, और अब जब तुम मुझे जानती हो तो अब तुम मुझे सिर्फ वैसे ही एक्सेप्ट कर सकती हो जैसा मैं हूँ। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विंक्विन अपना सिर झुकाए धीमे से अपने मुंह में बड़बड़ाती है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। क्विंक्विन की ये बात सुनकर यूफेंग उससे पूछता है कि क्या? तभी क्विंक्विन अपना सिर उठाकर यूफेंग की तरफ देखते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में यूफेंग से कहती है कि तुम गलत हो और मैं तुम्हारी इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ये सब नहीं मानती हूँ और ना ही मैं ये सब एक्सेप्ट कर सकती हूँ। क्विंक्विन की ये बातें सुनकर यूफेंग उदास होकर थोड़ी देर तक खामोशी से क्विंक्विन के चेहरे की तरफ देखता रहता है और फिर क्विंक्विन से अपनी नजरें फेरते हुए, दिखावा करते हुए हल्का सा मुस्कुराकर क्विंक्विन से कहता है कि चाहे तुम ये सब मानो या ना मानो, मुझे इससे क्या, भला मेरा इससे क्या लेना देना। क्विंक्विन से ऐसा कहने के बाद यूफेंग उल्टे कदम पीछे हटते हुए क्विंक्विन से और दूर हो जाता है और फिर वहां से जाने लगता है। पर जाने से पहले यूफेंग पीछे क्विंक्विन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि तुम भले ही ये बात नहीं मानो, लेकिन सच यही है, और अगर तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती हो तब भी कोई बात नहीं। ऐसे कहने के बाद यूफेंग चलकर क्विंक्विन से काफी दूर आ जाता है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उदास होकर क्विंक्विन से कहता है कि अब से हम दोनों का किसी भी बात को लेकर एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी होंगे। ऐसे कहकर यूफेंग सीढ़ियों से नीचे उतरता रहता है और फिर क्विंक्विन से कहता है कि अब से जब भी तुम मुझे कहीं देखो तो तुम उस जगह से ऐसे चले जाना जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विंक्विन थोड़ा उदास हो जाती है और फिर नीचे जमीन पर गिरी हुई उस पानी की बोतल की तरफ देखती है जो उससे छूटकर नीचे गिरी थी। उस बोतल के जोर से नीचे गिरने की वजह से उस बोतल से पानी निकलकर बहने लगा था। ये देखकर क्विंक्विन नीचे झुककर उस बोतल को उठाती है। अगले दिन सुबह 6:50 पर क्विंक्विन अपनी दादी माँ को आवाज डालकर बताती है
कि दादी माँ अब मैं स्कूल जा रही हूँ। ऐसे कहकर क्विंक्विंग अपना बैग लेकर दरवाजे के पास जाती है और फिर अपने शूज पहनने लगती है। तभी उसकी दादी माँ डाइनिंग टेबल से सामान उठाने के लिए वहां पर आती है और फिर क्विंक्विंग की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि इतने जल्दी तुम्हारा स्कूल हर बार और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों होता जा रहा है। पर क्विंक्विंग अपनी दादी माँ की बात सुनकर अपने आप से कहती है कि अगर मैं थोड़ा और लेट गई तो मैं पक्का बाहर जाकर यूफेंग से टकरा जाऊंगी। ये सोचकर क्विंक्विंग दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलते हुए अपनी दादी माँ से कहती है कि दादी माँ, आपने पहले कहा था कि बाहर ऐसे भी लोग होंगे जो जानते होंगे कि वो गलत है, लेकिन वो फिर भी कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, है ना। क्विंक्विंग की बातें सुनकर उसकी दादी माँ उससे कहती है कि हाँ, तुम्हारे स्वर्गीय दादाजी भी बिल्कुल ऐसे ही थे, बिल्कुल जिद्दी, और वो कभी अपनी गलती नहीं मानते थे। क्विंक्विंग से ऐसा कहने के बाद उसकी दादी माँ डाइनिंग टेबल को एक कपड़े से पोंछकर साफ करते हुए उदास होकर क्विंक्विंग से कहती है कि तुम्हारे दादा इतने जिद्दी थे कि वो अपनी गलती को मानने के बजाय गर्म तेल के तवे पर पलटना ज्यादा पसंद करते। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि इस तरह का बिहेवियर ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मुश्किलें ही बढ़ाएगा। अपनी दादी माँ को इतना उदास होकर ये सब कहते हुए सुनकर क्विंक्विंग अपने मन में सोचती है कि मुझे इस बारे में और भी बातें करके अपनी दादी माँ की पुरानी उदासी भरी यादों को ताज़ा नहीं करना चाहिए। ये सोचकर क्विंक्विंग पीछे की तरफ अपनी दादी माँ को देखते हुए उनसे कहती है कि मुझे समझ आ गया दादी माँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर उसकी दादी माँ उसे संभल कर जाने के लिए कहती है। पर क्विंक्विंग के जाने के बाद उसकी दादी माँ की नजर सोफे पर पड़े हुए क्विंक्विंग की यूनिफॉर्म के कार्डिगन पर जाती है। ये देखकर उसकी दादी माँ अपने आप से कहती है कि मैंने उसे रात को और सुबह भी बताया था कि आज बाद में बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, तो फिर भी वो अपना कोट ऐसे यहाँ कैसे भूल सकती है। क्विंक्विंग के स्कूल जाने के कुछ घंटे बाद 11 बजे क्विंक्विंग स्कूल की पंखों का स्विच बंद करके उन्हें ऑफ कर देती है। पर सर्दी की वजह से क्विंक्विंग का चेहरा बहुत लाल हो गया था और उसका सिर भी थोड़ा चकरा रहा था। क्विंक्विंग अपनी पानी की बोतल को अपने हाथ में लेकर आते हुए अपने आप से कहती है कि सुबह के मुकाबले इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे सर्दी भी हो गई है। ये सब सोचते सोचते क्विंक्विंग चलती रहती है, पर सर्दी की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उसका सिर भी चकरा रहा था, इसीलिए वो चलते चलते आगे किसी से टकरा जाती है। उस लड़के से टकराने के बाद क्विंक्विंग उस लड़के का चेहरा देखे बिना ही वहां से जाने लगती है और उस लड़के को ऐसे उससे टकराने के लिए सॉरी कहती है। पर क्विंक्विंग की हालत काफी खराब हो गई थी और बुखार की वजह से उसे बहुत पसीना भी आ रहा था। वहीं जिस लड़के से क्विंक्विंग टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि यूफेंग ही था। क्विंक्विंग अपने डेस्क के पास जाकर अपनी पानी की बोतल को अपने डेस्क पर रखती है। वहीं क्विंक्विंग को ऐसी हालत में देखकर यूफेंग वहां से नहीं जाता है और वहीं पर रुककर क्विंक्विंग की तरफ देखता रहता है। वहीं क्विंक्विंग अपनी बोतल को डेस्क पर रखने के बाद सिकुड़कर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। पर क्विंक्विंग को थोड़ी देर तक ऐसे देखने के बाद यूफेंग उससे अपनी नजरें फेर लेता है और फिर अपने डेस्क की तरफ जाने लगता है। पर तभी उसे एक लड़की अपने डेस्क के पास खड़े हुए लीजियांग से कुछ बातें करते हुए दिखाई देती है। पर लीजियांग बहुत ही ऊंची आवाज में जोर से उस लड़की से कहता है कि ऑफ कोर्स ब्रदर यू अभी भी सिंगल है। और क्या तुम कह रही हो कि तुमने सुना कि उन्होंने किसी लिटिल गर्ल को दीवार की तरफ पुश किया था? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो सिर्फ झूठी अफवाहें हैं, ओके? वहीं जीरोई स्नैक्स खाते हुए यूफेंग की तरफ देखता है और फिर लीजियांग को उसकी पीठ पर हल्के हल्के मुक्के मारकर इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करता है, पर लीजियांग जीरोई को इग्नोर करता है।
तभी वो लड़की खुश होकर ली जियांग से पूछती है कि तो क्या मेरे पास अभी भी चांस है। इस पर ली जियांग आंख मारते हुए उस लड़की से कहता है कि ऑफ कोर्स अब तो सबके पास चांस है, और वैसे भी वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में तो सब जायज होता है। ली जियांग की ये बातें सुनकर यूफेंग बहुत गुस्सा हो गया था, पर फिर वो उन सबको इग्नोर करते हुए अपने डेस्क की तरफ जाने लगता है। यूफेंग को वहां पर देखकर ली जियांग यूफेंग को आंख मारता है और वो लड़की यूफेंग को देखकर हंसने लगती है, पर यूफेंग उन सब की तरफ देखे बिना ही अपने डेस्क के पास चला जाता है और फिर अपने डेस्क पर अपना एक हाथ पटककर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। फिर वो लड़की खुश होकर मुस्कुराते हुए यूफेंग से कुछ कहने लगती है। तभी ली जियांग की नजर यूफेंग के गले पर जाती है। यूफेंग इतनी ठंड होने के बावजूद भी अपने गले की टाई को लूज कर रहा था। फिर वो टाई लूज करने के बाद अपने कोट को भी खोलने लगता है। ये सब देखकर ली जियांग बहुत हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ब्रदर यू और हमारी न्यू क्लासमेट का सच में एक दूसरे से झगड़ा हुआ है। इसीलिए ब्रदर यू इतना गुस्सा हो गए हैं कि इतनी ठंड में भी उन्हें गर्मी लग रही है और इसीलिए वो अपना कोट खोल रहे हैं। वहीं ली जियांग के एक्सप्रेशन देखकर जीरोई उसके मन की बात समझ जाता है और फिर अपने मन में सोचता है कि ली जियांग सच में बेवकूफ है। तभी शाओजिंग क्लासरूम में आकर गुस्से में चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि किसने फैंस को बंद किया। क्विन की तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वो अपने डेस्क पर सो गई थी। पर तभी शाओजिंग फैंस को फुल स्पीड में चला देती है, जिसकी वजह से क्विन ठंड की वजह से जाग जाती है और फिर शाओजिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे सर्दी हो गई है, इसीलिए क्या तुम प्लीज। क्विन बुखार और ठंड की वजह से बहुत कंपकपा रही थी, पर शाओजिंग क्विन की पूरी बात भी नहीं सुनती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि ओह, तो तुम्हें सर्दी हो गई है तो तुम थोड़े और कपड़े क्यों नहीं पहन लेती। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम अपना कोट पहन सकती हो, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो गर्मी लग रही है और मैंने तो सिर्फ एक ही शर्ट पहनी हुई है, इसीलिए तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी इस शर्ट को भी उतार दूं। क्विन से ऐसा कहने के बाद शाओजिंग अपनी नजरें फेरकर गुस्से में अपने डेस्क पर बैठ जाती है। ये देखकर क्विन फिर से ठंड की वजह से सिकुड़कर अपने डेस्क पर बैठ जाती है और फिर अपने मन में कहती है कि आखिर मैं अपना कोट अपने साथ लाना कैसे भूल सकती हूँ। वहीं शाओजिंग के चिल्लाकर बात करने की वजह से क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स को भी उनकी बातें सुनाई दे गई थी। इसीलिए ये सब देखने के बाद ली जियांग एक नजर चुपके से यूफेंग की तरफ देखता है, जो अपने डेस्क पर सोए हुए होने का दिखावा कर रहा था। वहीं वो लड़की अभी भी यूफेंग के डेस्क के पास ही खड़ी हुई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी यूफेंग को इस तरह से चुपचाप अपने डेस्क पर सोए हुए देखकर ली जियांग थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है कि ब्रदर यू ने तो ये सब कुछ देखकर भी नजरअंदाज कर दिया, इसीलिए मेरे ख्याल से अब शायद ब्रदर यू को हमारी न्यू क्लासमेट की कोई परवाह नहीं। ली जियांग ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से यूफेंग अपने डेस्क से खड़ा हो जाता है। ये देखकर यूफेंग के डेस्क के पास खड़ी हुई वो लड़की बहुत शॉक्ड हो जाती है। वहीं ली जियांग भी अचानक से यूफेंग को अपने डेस्क पर खड़ा देखकर काफी शॉक्ड हो गया था, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या। तभी यूफेंग डेस्क पर रखे हुए अपने कोट को उठाता है और फिर अपने कोट को अपने एक कंधे पर रखकर वहां से जाने लगता है। पर यह देखकर यूफेंग के डेस्क के पास खड़ी हुई वो लड़की मुस्कुराते हुए यूफेंग के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। पर यह देखकर यूफेंग गुस्से में उस लड़की से कहता है कि मुझे परेशान मत करो। उस लड़की को थोड़ा सा डराने के बाद यूफेंग उस लड़की को इग्नोर करके वहां से क्विन के डेस्क की तरफ आने लगता है। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल चुप हो जाती है और यूफेंग के डेस्क के पास ही खड़ी रहती है। वहीं यूफेंग क्विन के डेस्क के पास पहुंचने पर अचानक से रुक जाता है।
पर क्विन अपने डेस्क पर सो रही थी, इसीलिए उसका ध्यान यूफेंग पर नहीं जाता है। तभी यूफेंग क्विन के डेस्क में शाओजिंग से कहता है कि क्या तुम्हें सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। शाओजिंग से ऐसा कहने के बाद यूफेंग मुड़कर उसकी तरफ देखता है और फिर शाओजिंग को डराते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें शर्ट खोलने में मेरी मदद चाहिए। यूफेंग की ये बात सुनकर शाओजिंग बहुत हैरान हो जाती है और वो काफी घबरा भी जाती है, इसीलिए वो चुपचाप अपने डेस्क से खड़ी हो जाती है और फिर भागकर वहां से चली जाती है। शाओजिंग के डेस्क पीछे करके उठकर जाने की आवाज सुनकर क्विन की भी नींद खुल जाती है, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। ये देखकर यूफेंग थोड़ा परेशान होकर क्विन के चेहरे की तरफ देखता है, पर फिर वो क्विन से अपनी नजरें फेरकर अपने कंधे पर रखे हुए अपने कोट को उतारते हुए क्विन से कहता है कि इसे पहन लो। ऐसे कहकर वो अपने कोट को अपने हाथ में लिए क्विन की तरफ बढ़ाता है और क्विन को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखता रहता है। वहीं यूफेंग की बातें सुनकर और उसे अपना कोट ऑफर करते हुए देखकर क्विन थोड़ा हैरान होकर यूफेंग की तरफ देखने लगती है, पर यूफेंग क्विन को इग्नोर कर रहा था और उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देखकर क्विन अपने मन में कहती है कि जब मैं इतनी बीमार हूँ तब भी वो कल की तरह ही गुस्सा दिखा रहा है। यह सब सोचकर क्विन यूफेंग से अपनी नजरें फेर लेती है और फिर से सिकुड़कर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। पर यूफेंग अभी भी अपने कोट को क्विन की तरफ आगे बढ़ाए हुए उसे इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखते हुए वहीं पर खड़ा हुआ था। ये देखकर क्विन यूफेंग से कहती है कि कल तो तुमने कहा था कि अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी है। क्विन की ये बात सुनकर यूफेंग मुड़कर क्विन की तरफ देखता है। फिर क्विन यूफेंग की तरफ पीठ करके अपनी आंखें बंद करके थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए यूफेंग से कहती है कि अब हम अजनबी है और जिन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ मैं उनसे कपड़े उधार नहीं लेती हूँ, इसीलिए मैं इस कोट को नहीं पहन सकती हूँ। क्विन को इस तरह से सर्दी और बुखार की वजह से नखरे करते हुए देखकर यूफेंग एक लंबी सांस लेता है और फिर हार मानकर क्विन के कंधे पर अपना एक हाथ रखता है। ये देखकर क्विन मुड़कर अपनी नजरें उठाकर यूफेंग की तरफ देखती है। तभी यूफेंग क्विन के पास आकर उसकी तरफ आगे थोड़ा सा झुकता है और फिर क्विन को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाने लगता है। ये देखकर क्विन बहुत हैरान हो जाती है और एकटक हैरानी से यूफेंग की तरफ देखने लगती है, पर फिर क्विन यूफेंग से अपनी नजरें चुराते हुए अपने डेस्क पर बैठे हुए ब्लश करने लगती है। पर तभी यूफेंग उसके थोड़ा और पास आकर क्विन को अपनी दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाते हुए क्विन को उसके डेस्क के ऊपर बिठा देता है। ये देखकर क्विन काफी हैरान हो जाती है और फिर एकटक यूफेंग की तरफ देखने लगती है। तभी यूफेंग भी ये बात नोटिस कर लेता है और फिर क्विन की तरफ देखने लगता है। वहीं ब्रेक टाइम के बाद क्लासरूम में आने के बाद सभी स्टूडेंट्स यूफेंग को क्विन को अपने एक हाथ से पकड़े हुए उसकी आंखों में देखते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड, क्या ये सच में ब्रदर यू ही है जो अपने चेहरे पर इतने सॉफ्ट से एक्सप्रेशन लिए हुए हैं। तभी कुछ और स्टूडेंट्स आपस में कहने लगते हैं कि लेकिन आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ क्या हुआ है। वहीं यूफेंग को अपने इतने पास खड़े अपनी आंखों में देखते हुए देखकर क्विन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसीलिए वो यूफेंग की तरफ देखते हुए यूफेंग के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का देकर अपने आप से दूर करने लगती है। ये देखकर यूफेंग जल्दी से क्विन के डेस्क पर रखा हुआ अपना कोट उठाता है और फिर उस कोट को क्विन की पीठ पर रखकर उसे वो कोट उड़ाने लगता है, पर क्विन अभी भी उसका कोट नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो यूफेंग को पुश करके अपने आप से दूर करने लगती है
और फिर थोड़ा गुस्सा होकर उसे वैन यूफेंग कहकर पुकारने लगती है। पर तभी यूफेंग क्विनक्विन के पास आकर उसके कान में कहता है कि वो गलत था, इसमें उसकी गलती थी। यूफेंग को फिर से अपने इतने पास देखकर क्विनक्विन ब्लश करने लगती है और फिर से उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। पर तभी यूफेंग क्विनक्विन को अपना कोट पहना देता है, पर यूफेंग का कोट क्विनक्विन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसीलिए वो कोट क्विनक्विन पर बहुत ढीला था। ये देखकर क्विनक्विन उस कोट की खुली ढीली बाजुओं की तरफ देखने लगती है। पर तभी यूफेंग अपने उस कोट को थोड़ा फोल्ड करके क्विनक्विन को उड़ाने लगता है, ताकि उस कोट के क्विनक्विन पर ढीले होने के बावजूद भी क्विनक्विन को ठंड ना लगे और उसकी तबीयत और खराब ना हो। यूफेंग को अपनी फिक्र करते हुए देखकर क्विनक्विन चोरी चोरी यूफेंग की तरफ देखने लगती है। तभी यूफेंग उस कोट को क्विनक्विन को उड़ाने के बाद क्विनक्विन की तरफ देखने लगता है और फिर उससे कहता है कि ये मेरी गलती थी। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विनक्विन थोड़ा हैरान होकर यूफेंग की तरफ देखने लगती है। क्विनक्विन ने नहीं सोचा था कि यूफेंग अपनी गलती को मानेगा, इसीलिए अचानक से यूफेंग को अपनी गलती मानते हुए देखकर क्विनक्विन थोड़ा हैरान हो जाती है और खामोश होकर एकटक यूफेंग की तरफ देखने लगती है। वहीं क्विनक्विन और यूफेंग को इस तरह से काफी देर तक एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखकर क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल खामोश होकर चुपचाप खड़े रहते हैं और क्विनक्विन और यूफेंग की तरफ देखते रहते हैं। पर यह सब देखने के बाद लीजियांग हैरान होकर जीरोई का गाल पकड़कर खींचते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में जीरोई से कहता है कि ये क्या, ब्रदर यू ने इतनी जल्दी हार मान ली। जीरोई, ब्रदर यू तो 3 दिन भी हमारे न्यू क्लासमेट से नाराज नहीं रहे, है ना? पर लीजियांग को अपना गाल पकड़कर खींचते हुए देखकर जीरोई भी लीजियांग का गाल पकड़कर खींचते हुए उससे कहता है कि क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगे? इस पर लीजियांग उससे कहता है कि क्या, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? वहीं इतने सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ देखते हुए देखकर क्विनक्विन काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, इसीलिए वो फिर डेस्क से नीचे उतरने लगती है। ये देखकर यूफेंग क्विनक्विन को उसकी बाजू से पकड़कर नीचे उतरने में मदद करने लगता है, पर क्विनक्विन यूफेंग को उसकी बाजू छोड़ने के लिए कहती है। तभी यूफेंग क्विनक्विन के पास आकर उसे अपनी एक बाजू से उसकी कमर से पकड़ता है और फिर क्विनक्विन को उसके डेस्क से उठाकर नीचे उतारने लगता है। ये देखकर क्विनक्विन काफी घबरा जाती है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर देती है। पर क्विनक्विन को नीचे उतारते वक्त क्विनक्विन का गाल यूफेंग के चेहरे से टच होता है। ये देखकर यूफेंग क्विनक्विन की तरफ देखते हुए अपने आप से कहता है कि उसे बहुत ही तेज बुखार है, इसीलिए क्विनक्विन को उसके डेस्क से उतारने के बाद यूफेंग क्विनक्विन के सामने थोड़ा आगे जाकर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर क्विनक्विन से कहता है कि मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस लेकर चलता हूँ। पर यूफेंग की बातें सुनकर क्विनक्विन थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे कहने लगती है कि नहीं। पर क्विनक्विन ने अभी ये कहा ही था कि तभी यूफेंग पीछे की तरफ मुड़कर हल्का सा मुस्कुराते हुए क्विनक्विन से कहता है कि या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें पिछली बार की तरह उठाकर नर्स के ऑफिस ले चलूं? यूफेंग की ये बात सुनकर क्विनक्विन को अपने अतीत की काली बुरी याद का फ्लैशबैक अपने सामने दिखाई देता है, जब उसके हीट स्ट्रोक की वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड में बेहोश होने के बाद यूफेंग उसे एक चावल की बोरी की तरह अपने कंधे पर उठाकर नर्स के ऑफिस ले गया था। उस दिन के बारे में याद करके क्विनक्विन उलझन में पड़ जाती है। वहीं क्विनक्विन को उलझन में पड़ा हुआ देखकर यूफेंग अपनी लोमड़ी जैसी चालाक खोपड़ी में कुछ सोचने लगता है, पर तभी क्विनक्विन हार मानकर यूफेंग के पास आ जाती है और फिर चुपचाप यूफेंग के गले में अपनी दोनों बाजुएं डालकर उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। ये देखकर यूफेंग बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है, पर क्विनक्विन थोड़ा एम्बैरेस्ड और ऊंचाई का डर होने की वजह से थोड़ा घबराई हुई थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी
फिर यूफेंग क्विनक्विन को अपनी पीठ पर उठाकर खड़ा हो जाता है और फिर क्विनक्विन को अपने साथ वहां से ले जाने से पहले अपने दोस्त लीजियांग के डेस्क की तरफ देखते हुए लीजियांग को आवाज डालता है और फिर उससे कहता है कि वो मैथ्स टीचर से क्विनक्विन के लिए मैथ्स क्लास को बुखार की वजह से स्किप करने की परमिशन मांग ले। पर यूफेंग की ये बात सुनकर लीजियांग बहुत हैरान हो जाता है और फिर यूफेंग से कहता है कि मैं क्यों। पर यूफेंग लीजियांग और उसके बगल में डिप्रेस्ड होकर खड़ी हुई उस लड़की को इग्नोर करके क्विनक्विन को अपनी पीठ पर उठाए क्लासरूम से बाहर आ जाता है। क्लासरूम से बाहर आने के बाद क्विनक्विन अपनी आंखें खोल देती है और फिर यूफेंग के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि मैं पहली बार इस तरह से किसी से पिगीबैक राइड ले रही हूँ, इसीलिए मुझे इसकी आदत नहीं है। यूफेंग क्विनक्विन को उठाकर चुपचाप चलते हुए नर्स के ऑफिस की तरफ जा रहा था। ये देखकर क्विनक्विन चुपके से एक नजर यूफेंग की हाइट की तरफ देखती है और फिर अपने मन में सोचती है कि लेकिन वो कितना लंबा है। तभी अचानक से यूफेंग क्विनक्विन से कहता है कि वो 186 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि वो लगभग 6 फुट 1 इंच लंबा है। पर अचानक से यूफेंग को अपनी हाइट बताते हुए देखकर क्विनक्विन बहुत हैरान हो जाती है और फिर अपने मन में सोचती है कि क्या मैंने यह सब अपने मन में सोचने के बजाय बाहर कह दिया था। ये सब सोचकर क्विनक्विन काफी एम्बैरेस्ड हो जाती है। अब तक यूफेंग क्विनक्विन को उठाकर बाहर कैंपस में आ गया था और क्विनक्विन चुपचाप उदास होकर अपने मन में सोच रही थी कि यूफेंग की हाइट मुझसे 20 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच ज्यादा है, यानी कि क्विनक्विन की हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच है। यूफेंग की हाइट के बारे में सोचकर क्विनक्विन अपने मन में सोचती है कि उसके हाइट जीन्स और मेरे हाइट जीन में कुछ ज्यादा ही बड़ा अंतर है। मेरे हाइट जीन्स से तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। क्विनक्विन को इतना चुप देखकर यूफेंग पीछे क्विनक्विन की तरफ देखता है और फिर क्विनक्विन को उदास होकर सोच में डूबा हुआ देखकर यूफेंग उससे पूछता है कि क्या बात है। पर क्विनक्विन यूफेंग के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और फिर अपने सिर को झुकाकर यूफेंग की पीठ में छुपा देती है। ये देखकर यूफेंग थोड़ी देर रुककर क्विनक्विन की तरफ देखता है और फिर से चलने लगता है। थोड़ी देर बाद क्विनक्विन अपना सिर उठाकर यूफेंग के कंधे पर रखती है और फिर उदास होकर धीमे से यूफेंग से कहते हैं कि तुम इतने लंबे क्यों हो। क्विनक्विन की ये बात सुनकर यूफेंग उसकी तरफ देखने लगता है। तभी क्विनक्विन उदास होकर फिर से धीमे से यूफेंग से कहती है कि मैं भले ही कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन मेरी हाइट तो जरा भी बढ़ने का नाम ही नहीं लेती है। क्विनक्विन की ये बात सुनकर यूफेंग हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए क्विनक्विन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि तुम लंबी क्यों होना चाहती हो। इस पर क्विनक्विन यूफेंग को जवाब देते हुए कहती है कि लंबे होने पर मैं भीड़ में भी आसानी से सब कुछ देख पाऊंगी और मैं ऊंचाई पर रखे हुए सामान तक भी आसानी से पहुंच जाऊंगी। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए मुझे कुर्सी पर भी खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्विनक्विन की ये बातें सुनकर यूफेंग क्विनक्विन के मूड को इतना डिप्रेसिंग होने से रोकने के लिए थोड़ा सा हंसता है और फिर क्विनक्विन को लेकर इन्फॉर्मरी में पहुंच जाता है। इन्फॉर्मरी के बाहर पहुंचने पर यूफेंग क्विनक्विन से कहता है कि क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यह सब काम करूंगा। ऐसा कहकर यूफेंग इन्फॉर्मरी का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए मुस्कुराकर पीछे क्विनक्विन की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी ब्लैक बोर्ड साफ करने में मदद करूंगा। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विनक्विन यूफेंग के चेहरे की तरफ देखने लगती है। फिर यूफेंग क्विनक्विन को लेकर इन्फॉर्मरी नर्स के पास जाता है, पर यूफेंग और क्विनक्विन को वहां पर देखकर इन्फॉर्मरी नर्स हैरान होकर उनसे कहती है कि तुम दोनों फिर से यहाँ पर। यूफेंग और क्विनक्विन से ऐसा कहने के बाद इन्फॉर्मरी नर्स यूफेंग से पूछती है कि इस बार इस लड़की को क्या हुआ है। इस पर यूफेंग जमीन पर बैठकर क्विनक्विन को अपनी पीठ से उतारते हुए इन्फॉर्मरी नर्स से कहता है कि अगर बुखार हो तो बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है
और इस लड़की का टेम्परेचर छूने पर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। यूफेंग की बातें सुनने के बाद इन्फॉर्मरी नर्स एक ड्रॉअर में से थर्मामीटर निकालते हुए क्विनक्विन से कहती है कि सिर्फ थोड़ी सी ठंड होने की वजह से तुम्हें बुखार हो गया। लिटिल गर्ल, तुम्हारा इम्यून सिस्टम सच में बहुत खराब है और ऐसे तो नहीं चल सकता है। ऐसे कहकर इन्फॉर्मरी नर्स क्विनक्विन के पास जाकर उसे थर्मामीटर पकड़ाते हुए उससे कहती है कि इसे लो और मुझे तुम्हारा टेम्परेचर चेक करके दो। क्विनक्विन को वो थर्मामीटर पकड़ाने के बाद इन्फॉर्मरी नर्स क्विनक्विन से कहती है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है और तुम्हारा टेम्परेचर भी सच में बहुत ज्यादा है। क्विनक्विन से ऐसा कहने के बाद इन्फॉर्मरी नर्स क्विनक्विन के ढीले कोट की तरफ देखते हुए क्विनक्विन से कहती है कि और तुम इतनी ठंड में बिना कोट पहने ही स्कूल आ गई। इन्फॉर्मरी नर्स की बातें सुनकर क्विनक्विन उस थर्मामीटर को अपने मुंह में डाल देती है और फिर चुपचाप इन्फॉर्मरी नर्स की डांट सुनने लगती है। फिर इन्फॉर्मरी नर्स अपने आप में ही जोर जोर से कहने लगती है कि आजकल के बच्चे भी ना, उन्हें तो इतनी ठंड में भी सिर्फ अपने लुक्स और फैशन की पड़ी होती है। भले ही अच्छे दिखने और फैशन के चक्कर में उनकी ठंड में कुल्फी ही क्यों ना जम जाए, लेकिन उन्हें तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं होती है। ये सब कहने के बाद इन्फॉर्मरी नर्स क्विनक्विन से कहती है कि अगर इस वक्त तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगी तो बाद में तुम बहुत पछताओगी। इन्फॉर्मरी नर्स डेस्कटॉप पर कुछ काम करते हुए क्विनक्विन से कहती है कि अभी इस वक्त तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन थोड़ा वेट करो, फिर तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। मैं भी तुम्हारे जैसे ही अपना ध्यान नहीं रखती थी और अब जब भी मुझे सर्दी होती है तो मैं पूरी पूरी रात दर्द की वजह से नहीं सो पाती हूँ। इन्फॉर्मरी नर्स और भी कुछ कहने वाली थी, पर क्विनक्विन का लटका हुआ चेहरा देखकर यूफेंग इन्फॉर्मरी नर्स को बीच में ही टोकते हुए कहता है कि उसे दोष मत दो, ये मेरी गलती है। यूफेंग की ये बात सुनकर इन्फॉर्मरी नर्स हैरान होकर यूफेंग की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर यूफेंग इन्फॉर्मरी नर्स की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि क्विनक्विन तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसे यहाँ लेकर आया। इसीलिए अगर किसी को डांटने या लेक्चर देने का इतना ही मन हो रहा है तो क्विनक्विन के बजाय मुझे सुना दो। यूफेंग की ये बातें सुनने के बाद इन्फॉर्मरी नर्स चुप हो जाती है और फिर क्विनक्विन के पास जाकर उससे थर्मामीटर लेने के बाद क्विनक्विन से कहती है कि उसका 38.5 डिग्री टेम्परेचर है। इसीलिए अगर वो जल्दी से ठीक होना चाहती है तो उसे इंजेक्शन या फिर आईवी ले लेना चाहिए। इन्फॉर्मरी नर्स की ये बात सुनकर क्विनक्विन थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर नर्स से पूछती है कि क्या वो इंजेक्शन लगवाने के बजाय उस फ्लूइड को ऐसे ही नहीं पी सकती है। क्विनक्विन की बातें सुनकर इन्फॉर्मरी नर्स को अपने चेहरे की तरफ देखते हुए देखकर क्विनक्विन फिर से नर्स से कहती है कि वो दवाई की गोलियां खा सकती है। ये सुनकर इन्फॉर्मरी नर्स उससे कहती है कि ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन तुम्हें सभी लिखी हुई दवाइयां सही टाइम पर ही खानी होगी। ऐसा कहकर इन्फॉर्मरी नर्स उसे कुछ दवाइयां लिखती है। इस सब के बाद यूफेंग क्विनक्विन के पास आकर उसके चेहरे की तरफ देखता है और फिर क्विनक्विन से कहता है कि तुम्हारी तबीयत अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं मेडिसिन लाने के बाद फिर से तुम्हें उठाकर वापस क्लास में ले जाऊंगा। यूफेंग की ये बात सुनकर क्विनक्विन यूफेंग के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। ऐसे कहकर क्विनक्विन अपनी दोनों बाजुओं को क्रॉस कर देती है ताकि यूफेंग उसे फिर से ना उठा पाए और फिर क्विनक्विन यूफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि अब उसे इतनी ठंड नहीं लग रही है और अब उसे पहले से काफी अच्छा महसूस हो रहा है। क्विनक्विन को अपनी दोनों बाजुएं क्रॉस किए देखकर और उसकी बातें सुनकर यूफेंग क्विनक्विन से अपनी नजरें फेर लेता है और फिर उदास होकर क्विनक्विन से कहता है कि ठीक है।
लेकिन इस शर्त पर कि तुम अभी भी मेरा कोट नहीं उतारोगी और इसे पहने रखोगी। इस पर क्विन यूफेंग की बात मान जाती है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी दवाइयों के लिफाफे को लेकर यूफेंग के साथ चलकर वापस क्लासरूम की तरफ आने लगती है। पर यूफेंग और क्विन को एक साथ आते हुए देखकर कुछ स्टूडेंट्स उनके बारे में बातें करने लगते हैं। उन सब स्टूडेंट्स की बातें सुनकर क्विन को काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था, इसीलिए क्विन थोड़ा जल्दी चलकर यूफेंग से थोड़ा दूर आगे आगे चलने की कोशिश कर रही थी। पर यूफेंग लगातार क्विन की तरफ देखते हुए उसे घूरे जा रहा था और उसके पीछे पीछे आ रहा था। ये देखकर क्विन अपने मन में सोचती है कि उसे जरा भी शर्म कैसे नहीं आती है। थोड़ी देर बाद क्लासरूम के दरवाजे के बाहर पहुंचने पर यूफेंग और क्विन उनके मैथ्स टीचर मिस्टर फू की जगह पर उनके फिजिक्स टीचर मिस्टर शन को क्लासरूम में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्टर शन मुस्कुराते हुए क्विन की तरफ देखते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम आ गई। क्विन से ऐसे कहने के बाद मिस्टर शन हल्का सा खांसते हैं और फिर क्लास में सभी लोगों को बताते हैं कि उनके होमरूम टीचर मिस्टर फू को लिवर डिजीज हो गई है, इसीलिए अब वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ समय तक छुट्टियों पर है। ऐसा कहकर मिस्टर शन सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि इसीलिए मिस्टर फू के वापस आने तक इस सेमेस्टर वो उनके टेम्पररी होमरूम टीचर होंगे। ऐसा कहकर मिस्टर शन मुस्कुराते हैं और फिर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि ये सब कुछ इतने अचानक हो गया कि उन्हें मैथ्स लेसन्स की तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए वो आज उन सबको उनकी मैथ्स की क्लास में भी फिजिक्स ही पढ़ाएंगे। ऐसे कहकर मिस्टर शन पूरी ईमानदारी से सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि लेकिन फिक्र मत करो, मैं बाद में तुम लोगों के लिए वो मैथ्स लेसन्स तैयार कर लूंगा और फिर मैं पक्का तुम्हें वो लेसन्स पढ़ाऊंगा। मिस्टर शन को इतनी ईमानदारी से ये सब कुछ कहते हुए सुनकर सभी स्टूडेंट्स धीमे धीमे आपस में कहने लगते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए। मिस्टर शन प्लीज और मैथ्स लेसन्स तैयार मत कीजिए, हाँ बस आराम कीजिए और लेसन्स तैयार मत कीजिए। क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा धीमे ये बातें कह रहे थे, इसीलिए मिस्टर शन को उनकी बातें सुनाई नहीं देती है। फिर मिस्टर शन क्विन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि क्विन अगर तुम्हारी तबीयत और खराब होने लगे तो प्लीज मुझे बता देना। ऐसा कहकर मिस्टर शन क्विन से कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो तुम्हें अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए, तुम जल्दी घर वापस जा सकती हो। मिस्टर शन की बातें सुनकर क्विन उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं मिस्टर शन, अब मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। ये सुनकर मिस्टर शन क्विन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तब तुम दोनों को जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना चाहिए। इस पर क्विन अपने डेस्क की तरफ जाते हुए मिस्टर शन से कहती है कि ठीक है। वहीं यूफेंग भी चुपचाप क्विन के पीछे पीछे उसके डेस्क के पास आ जाता है और जब क्विन अपने डेस्क पर बैठ जाती है तो यूफेंग वहां से गुजरते हुए क्विन की पानी की बोतल को क्विन के डेस्क से उठा लेता है और फिर उस बोतल को मिस्टर शन को दिखाते हुए उनसे कहता है कि मिस्टर शन, क्विन को इन्फर्मरी नर्स की दी हुई दवाई खानी है, इसीलिए मैं उसके लिए थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। यूफेंग की ये बातें सुनकर मिस्टर शन थोड़ा झिझकते हैं, पर फिर वो यूफेंग को पानी लेने जाने की परमिशन देते हुए कहते हैं कि ठीक है। थोड़ी देर बाद यूफेंग क्विन की पानी की बोतल में पानी भरकर वापस क्लासरूम में आ जाता है और फिर उस पानी की बोतल को क्विन के डेस्क पर रखता है। ये देखकर क्विन यूफेंग को थैंक्स कहती है। तभी यूफेंग क्विन के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए क्विन से पूछता है कि क्या तुम नियर साइटेड हो।
यानी कि क्या उसे सिर्फ पास की ही चीजें साफ साफ दिखती है और दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है? यूफेंग का सवाल सुनकर क्विंक्विंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं नियर साइटेड नहीं हूँ। क्विंक्विंग का जवाब सुनकर यूफेंग हल्का सा मुस्कुराते हुए क्विंक्विंग से कहता है कि 1 मिनट रुको। क्विंक्विंग से ऐसा कहने के बाद यूफेंग क्विंक्विंग के डेस्क के पास से आगे ब्लैक बोर्ड के पास मिस्टर शन के पास जाता है। ये देखकर क्विंक्विंग थोड़ा हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूफेंग क्या करने वाला है। तभी यूफेंग मिस्टर शन से कहता है कि मिस्टर शन, आप इस पूरे सेमेस्टर हमारी क्लास के इंचार्ज होने वाले हो, है ना? इस पर मिस्टर शन कुछ डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखते हुए यूफेंग को जवाब देते हैं कि हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि मिस्टर फू को ठीक होने के लिए अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद भी उन्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए आराम करना होगा। इसीलिए कम से कम इस सेमेस्टर तो मुझे उनके बदले तुम्हारी क्लास का इंचार्ज बनना ही होगा। मिस्टर शन की ये बातें सुनकर यूफेंग मिस्टर शन की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि मिस्टर शन, आपको मुझे क्विंक्विंग के साथ बैठने देना चाहिए। यूफेंग की ये बात सुनकर मिस्टर शन यूफेंग की तरफ देखते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्विंक्विंग के साथ बैठने दूं? ये कहकर मिस्टर शन यूफेंग से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे इसके लिए कोई अच्छा सा कारण बताना होगा, नहीं तो जब मिस्टर फू वापस आएंगे तो वो मुझे तुम्हें क्विंक्विंग के साथ बैठने की परमिशन देने के लिए बहुत सुनाएंगे। इसीलिए तुम्हारा क्विंक्विंग के साथ बैठने का कारण ऐसा होना चाहिए जो मिस्टर फू को भी कन्विंस कर सके। मिस्टर शन की ये बातें सुनकर यूफेंग उन्हें कारण बताते हुए कहता है कि क्विंक्विंग मेरी होमवर्क करने में मदद करेगी। यूफेंग की ये बात सुनकर मिस्टर शन हल्का सा मुस्कुराते हुए यूफेंग से पूछते हैं कि वो तुम्हारा होमवर्क करने में मदद करेगी। ये कहकर मिस्टर शन यूफेंग से कहते हैं कि वैन यूफेंग, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी उंगलियों में गिन सकता हूँ कि पिछले साल तुम कितने दिन स्कूल आए हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम उसके साथ बैठना चाहते हो, और वो भी इसीलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा होमवर्क करने में मदद करे। मिस्टर शन की ये बातें सुनकर यूफेंग बहुत उदास हो जाता है और आगे कुछ भी नहीं कह पाता है। वहीं मिस्टर शन फिर से उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगते हैं। तभी यूफेंग मुड़कर एक नजर क्विंक्विंग के डेस्क की तरफ देखता है और फिर उदास होकर क्विंक्विंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो सच में एक प्योर और नाजुक सी क्रिस्टल रैबिट की तरह है। यूफेंग को इतना उदास होकर अपनी तरफ देखते हुए देखकर क्विंक्विंग थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर यूफेंग के लिए परेशान होते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। तभी यूफेंग क्विंक्विंग से अपनी नजरें फेर लेता है और फिर उदास होकर मुंह लटकाए हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं क्विंक्विंग से दूसरी बार मिला था तब से ही मुझे पता था कि मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए और उससे फासला रखना चाहिए। मैं जानता था कि ऐसा करना ही हम दोनों के लिए सही होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाया। जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे ये बात रियलाइज नहीं हुई थी, लेकिन क्विंक्विंग एक सूरज की तरह है, जबकि मैं उन प्लैनेट्स में से एक हूँ जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। इसीलिए जहां भी क्विंक्विंग जाती है वहां पर हमेशा एक इररेसिस्टिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसीलिए ना चाहकर भी मेरा दिल और मेरी सभी सेंसेस मुझे उसके पास ही पहुंचा देती है, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। ये सब सोचकर यूफेंग फिर से मिस्टर शन की तरफ देखता है और फिर सीरियस होकर मिस्टर शन से कहता है कि टीचर, मैं सीरियस हूँ, इसीलिए आप प्लीज मुझे क्विंक्विंग के साथ बैठना अलाउ कर दें। तो
तो आज के लिए ये कहानी इतनी ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।